हाँ, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियस की, जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, जिसमें सबसे पहले बात करें न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद फ्लेमिंग आए, उन्होंने बेसिक डाई की हेल्प से स्टेनिंग किया न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को और क्रोमेटिन नामक मटेरियल को खोजा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे क्रोमेटिन, डीएनए और क्रोमोसोम में क्या अंतर होता है, और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल है उसकी बात करेंगे, उनके नामों के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद क्रोमोसोम की डिफरेंट शेप के बारे में बात करेंगे कि क्रोमोसोम की कौन सी शेप कौन सी फेज़ के अंदर होती है और बेस्ट फेज़ कौन सी रहेगी उसको स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। एटीन 1831 में। उसके बाद फ्लेमिंग आए, इन्होंने क्रोमेटिन को देखा बेसिक डाई की हेल्प से, यूजिंग बेसिक डाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो न्यूक्लियस होता है उसकी वो क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, वो डबल मेम्ब्रेन वो कंटिन्यूस नहीं होती, उनके बीच में से पोर होते हैं ताकि राइबोसोम्स और आरएनए का ट्रांसपोर्ट हो सके साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, नहीं वो डायरेक्शन में। ठीक है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं कि इंटरफेज में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या मिलता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इंटरफेज में जो न्यूक्लियस की फॉर्म होती है मोस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन से पे चर्चा करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीएनए जो होता है 2.2 मीटर का ह्यूमन बीइंग में, उसको हम अगर थोड़ा कंडेंस करें तो क्रोमेटिन बनाएगा। कंडेंस कैसे करते हैं, यूजिंग हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्रोमेटिन बन जाता है और ये क्रोमेटिन को हम फर्दर कंडेंस करते हैं तो फाइनली ये क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात इसकी क्रोमेटिन की करेंगे कि क्रोमेटिन जो है उसकी कंपोजिशन क्या क्या है। उसमें सबसे पहले हमने दो तो देख ही लिए, हिस्टोन नॉन हिस्टोन। उसके अलावा इसके अंदर आरएनए भी होता है। ठीक है, अब चर्चा करें इससे आगे तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। बात कर लेते हैं थोड़ी। डबल मेम्ब्रेन है, ये थोड़ा रफली स्ट्रक्चर बनाया मैंने। इसके अंदर जो ये स्पेस दिख रहा है इसको न्यूक्लियर पोर बोल देंगे। इस न्यूक्लियर पोर से क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं या फिर जो भी प्रोटीन वगैरह होता है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना हो तो इसके थ्रू होगा, और कोई भी चीज़ यहाँ से ट्रांसपोर्ट करनी है तो भी वो इस न्यूक्लियर पोर से ही ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, अब हम फर्दर इसमें बात करें तो क्रोमेटिन जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस का साइज़ कितना होता है, 10 से लेकर 50 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी सेल भी होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एक ही मिलेगा, किसी में एक से ज़्यादा मिलेगा, किसी में एक भी नहीं मिलेगा। तो दो नाम दे रखे हैं, एरिथ्रोसाइट और सीव ट्यूब, जिनके अंदर एक भी न्यूक्लियस नहीं मिलता है। तो एरिथ्रोसाइट RBC भी बोल देते हैं, और सीव ट्यूब के अंदर नो न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर फर्दर बात करें तो इनके अंदर एक बोले तो स्पेरिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, जिनको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं।
न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है आरआरएनए का फॉर्मेशन करना। आरआरएनए क्या काम आएगा, राइबोसोम के फॉर्मेशन में काम आएगा। ठीक है, जो सेल प्रोटीन के लिए मोस्ट एक्टिव होती है उसके अंदर न्यूक्लियोलस की का नंबर ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो फर्दर आगे बात करें तो क्रोमेटिन की चर्चा पूरी कंप्लीट कर ली है हमने। अब बात करते हैं कि डीएनए अपनी मोस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म यानी कि डीएनए 2.2 मीटर का लेंथ में कब अपीयर होगा, जब उसको डिवीज़न करना होगा। ठीक है, यानी कि जब हमें डीएनए से उसका डुप्लीकेशन करना हो या उससे ट्रांसक्रिप्शन करना हो तब हमें डीएनए को अनवाइंड करना पड़ेगा, तभी हम क्रोमेटिन से डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि क्रोमेटिन में जो डीएनए लिपटा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, उसको अनवाइंड तभी करेंगे जब हमें उसका डुप्लीकेशन करना है आइदर, या हमें उससे ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन बनाना है। ठीक है, अब फर्दर चर्चा करते हैं तो उसमें बात आती है क्रोमोजोम की। तो क्रोमोजोम हमारी बॉडी के अंदर 46 होते हैं, तो हमारा 2.2 मीटर डीएनए इन 46 क्रोमोजोम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो क्रोमोजोम्स में स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और इस सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि दो आर्म अटैच रहती हैं, इसमें से इस आर्म को क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फिलहाल फेज बता रहा हूँ आपको, ये बाइवेलेंट फेज है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन के हिसाब से बात करें तो क्रोमोसोम 4 टाइप का होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। और इसकी बेस्ट स्टडी करने की फेज होती है एनाफेज, जिसके अंदर क्रोमोसोम को बेस्ट स्टडी किया जाता है। और बेस्ट फेज जिसके अंदर क्रोमोसोम को अच्छी तरह से देखा जा सकता है वो होती है मेटाफेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक एक बारी बारी फेज की करते हैं बात। तो सबसे पहले आती है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो एग्जैक्टली मिड में प्रेजेंट होता है, इसके क्रोमोसोम के मिड में एग्जैक्ट। सब मेटासेंट्रिक के अंदर ये स्लाइटली क्या होगा, अपनी पोजीशन से ऊपर या नीचे शिफ्ट रहेगा, जिससे क्या होगा कि थोड़ी सी जो एक तरफ साइड है आर्म है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई देंगी, और दूसरी तरफ जो आर्म है वो थोड़ी सी छोटी दिखाई देंगी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एक्रोसेंट्रिक की। एक्रोसेंट्रिक के अंदर जो आर्म होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं एक साइड में, और दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और लास्ट और फाइनल अगर हम बात करें टीलोसेंट्रिक की, तो टीलोसेंट्रिक में एक तरफ तो आर्म बिनु मान के चलो बिल्कुल ही एब्सेंट होती हैं, और दूसरी तरफ बहुत ही बड़ी होती हैं आर्म। तो ये हमने सभी जितने भी शेप होते हैं क्रोमोसोम के सभी डिस्कस कर लिए हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा अगर इनकी डायग्राम या चित्र पर नज़र डालें तो ये जो पहले वाला है ये मेटासेंट्रिक है, दूसरे वाला है जो सब मेटासेंट्रिक है, तीसरे वाला एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट जो है ये टीलोसेंट्रिक है। ठीक है, अब इसमें कुछ और बात कर लेते हैं कि हमने बात तो कर ली कि ये सेंटर में जो प्रेजेंट होता है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं। एक चीज़ और होती है जिसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, जो कि हालांकि सभी क्रोमोसोम में नहीं मिलता, वो कुछ क्रोमोसोम में ही मिलता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बात 13, 14, 15, 21 और 22 इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है भाई जिसको एनओआर रीजन भी बोलते हैं, जैसे कि एनओआर का मीनिंग क्या हुआ, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। मतलब ये रीजन में आरआरएनए रिलेटेड जीन होते हैं जो कि न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन का काम होता है न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करना, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की जो साइट होती है उस पर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस मिलता है आपको, और जिसको सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर रिकम्बिनेशन की एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि एंजाइम आज ईजिली बाइंड अप हो जाता है रिकम्बिनेशन एक्टिविटी के लिए, जहाँ पर भी जो रिपीटेटिव डीएनए मिलता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है। तो इस वजह से सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो साइट होती है उसका एक पॉइंट और भी है कि ये यूक्रोमेटिक नेचर का होता है। यूक्रोमेटिक होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो
बाइंडेज है, यानी कि हम बात करें कि जो डीएनए है वो स्टोन के ऊपर या फिर लेस बाइंड होगा, ये कह सकते हैं अपन। लेस बाइंड होने से वो क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव होगा, और इस वजह से भी यहाँ पर हम बात करें तो कि एंजाइम इजीली बाइंड अप हो सकता है और ट्रांसलोकेशन और इजीली डिलीशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियस का जो पार्ट था जितना भी था, क्रोमेटिन की बात की, फिर डीएनए के बारे में बात की, फिर क्रोमोसोम के शेप के बारे में बात की, हमने कंप्लीट कर लिया इसको। ठीक है, तो अब हम छोटा मोटा पॉइंट बचता है इसके अंदर, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।